नमस्कार। मैं डॉक्टर शिव गौतम, मनोचिकित्सक, आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहा हूं। वो है कोरोना यानी कोविड-19 की बीमारी, उससे होने वाले प्रभाव, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, और कैसे हम उनसे निजात पाएं। 3 तरह के समूह हैं जो कि इस बीमारी से ग्रस्त हैं। पहला है वो लोग जिनको कोरोना नहीं हुआ है लेकिन बीमारी के भय से परेशान हैं, जो लोग क्वारंटाइन हैं, घरों में हैं, लॉकडाउन में बंद हैं और उनको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने की एक तरह से फोर्सफुल परिवर्तन उनमें हो रहा है। दूसरा वो लोग हैं कि दो काम करते करते मेरे जैसे लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए, लोगों से मिलने जुलने की वजह से या फिर कोई भी कारण हो सकता है, कोरोना की बीमारी से ग्रस्त हो गए। तीसरा वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको कोरोना हुआ, ठीक भी हो गए, लेकिन पोस्ट कोविड सिंड्रोम यानी कि कोरोना के बाद की जो बीमारी है, कुछ लक्षण हैं वो बरकरार हैं और उससे जूझ रहे हैं। आइए हम देखने की कोशिश करें कि इन तीनों ही तरह के लोगों को अपने जीवन शैली में क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे कि हम इस महामारी को मात दे सकें। बहुत सारी बातें, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना, भीड़ में एकत्रित नहीं होना, समय समय पर एडवाइजरी जारी हो रही हैं, उनके बारे में मैं आपसे विस्तार से बात नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग भयाक्रांत हैं कि मुझे कहीं कोरोना नहीं हो जाए और एकांत में रहने की वजह से जिन लोगों में चिड़चिड़ापन हो गया है, डर के मारे चिंता विक्षिप्ति हो गई है, एंग्जाइटी ज़्यादा हो गई है, या जो अवसाद से ग्रस्त हैं, जिनको डिप्रेशन हो गया है, या भविष्य के प्रति एक असुरक्षा की भावना, अनिश्चितता की स्थिति है, इन सब लोगों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन इत्यादि देखने को मिलता है। बहुत से लोगों को इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने साथ रहने वाले लोगों के प्रति भी उनका संबंध सामान्य नहीं रह पाते। दूसरा, जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, उन लोगों के लिए विशेष तौर से ये सोचने की ज़रूरत है कि हर आदमी जिसको कोरोना हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी नहीं है। आंकड़े हमें बताते हैं कि 2% से ज़्यादा लोगों को मृत्यु नहीं होती, 98% लोग जीवित रहते हैं। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। हमारा सकारात्मक सोच बहुत आवश्यक है और ये सकारात्मक सोच हमें इस बीमारी से दूर ले जा सकता है, इस बीमारी को हरा सकता है। जब मैं स्वयं कोरोना ग्रस्त रहा और 51 दिन तक आईसीयू में, मेडिकल आईसीयू में भर्ती रहा और हर संभव कोरोना से होने वाला बीमारी, जिसमें कि दोनों फेफड़ों का निमोनिया, अर्ली स्टेज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, इस्चेमिक हार्ट डिजीज जिसमें कि हार्ट में ब्लड की सप्लाई कम हो जाने की वजह से और सीने में दर्द इत्यादि बहुत से लक्षण होते हैं, उसकी प्रारंभिक अवस्था, डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी, डायरिया, इन सब चीज़ों को मैंने स्वयं भुगता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले ही दिन जब मैं आईसीयू में भर्ती रहा तो मैंने ये तय कर लिया कि मुझे संकल्प कर लिया कि मुझे वापस जाना है और अपने बचे हुए काम पूरे करने हैं। मैंने भगवत गीता मंगाई, जो मेरा विषय है, उसको दोबारा पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा और बहुत सी सकारात्मक सोच पर जो मनोवैज्ञानिक पुस्तकें हैं उनको पढ़ी। दूसरा, मैंने अपनी डायरी में प्रतिदिन के जितने भी अनुभव
वो सारे मैं लिखता चला गया और अपने मनोचिकित्सक के अनुभव, जिसमें सामाजिक, व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित सारे अनुभव मैंने लिखे। मेरे परिवार के साथ मेरा संबंध रहा। दोनों समय सुबह शाम मैं वीडियो कॉल से उनसे बातें करता रहा और बीमारी के बारे में सोचने का मैंने 1% भी समय नहीं रखा। तो इसलिए मैं आपको आज कुछ बातें बताने जा रहा हूं कि हम क्या करें। पहली चीज तो कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को सकारात्मक रखें। दूसरा, हमारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं उनसे, हमारे परिवार के लोगों से, मित्रों से हम लगातार संपर्क बनाए रखें। मैं कहता हूं कि दिन में 4 टेलीफोन अपने पुराने मित्रों के, स्कूल के समय के साथियों के, घनिष्ठ मित्रों के या परिवार के घनिष्ठ लोगों से आप बातचीत करते रहें। स्टे कनेक्टेड। दूसरी चीज है कि नींद में कमी नहीं होने दें। 7 से 8 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। नींद को हमारे शास्त्रों में देवी माना गया है, क्योंकि उसमें होने वाले जो शारीरिक और दिमाग में जो परिवर्तन होते हैं, हॉर्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं, वो हमें शक्ति देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। दूसरा, पोस्ट कोविड पीरियड में भी लोगों को सांस फूलने की बीमारी होती है, कमजोरी आ जाती है। कुछ लोगों को हल्का बुखार रहता है, चक्कर आते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है। कुछ लोगों को कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस, यानी कि सोचने समझने की शक्ति में कमी आ जाती है, उदासी रहती है और चिंता विशेष रहती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? पहली चीज, आप अपने ऑक्सीजन का सैचुरेशन, खून में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्यतः 95% से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि पल्स ऑक्सीमीटर से मापी जा सकती है। और पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग करते रहें। दूसरा, अपने खान पान का जो डाइट स्केड्यूल है उसको अच्छा रखें। ये कहा जाता है कि फ्रीक्वेंट, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट वो लेते रहें। क्या लें उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करें। चीनी और जो रेडीमेड जूसेज आते हैं वो नहीं लें, बल्कि ताज़ा फल जो कि मौसम में मिल रहे हैं, जैसे आजकल तरबूज मिल रहा है, खरबूजा मिल रहा है, आम मिल रहा है, उसका सेवन करें। अगर आप डायबिटीज़ नहीं है तो अच्छी मात्रा में उसको ले सकते हैं। नियमित रूप से कम आधा घंटे से 45 मिनट तक पैदल चलें, वॉक करें, घर की छत पे ही करें, योग करें, प्राणायाम करें। हमारे फेफड़ों को फुलाने की, सांस को खींचकर, और जो प्राणायाम के अनुलोम विलोम और अन्य प्राणायाम जिसमें कि सुदर्शन क्रिया भी शामिल है, भस्त्रिका प्राणायाम, ऊपर खींचना और नीचे लेना। लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएं। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के सलाइन के गॉर्गल्स करें। क्रिएटिव एक्टिविटीज में, सकारात्मक जो रचनात्मक क्रियाएं हैं, लेखन है इत्यादि में अपने को व्यस्त रखें। परिवार के साथ इंडोर गेम्स खेलें और एक्टिविटी में व्यस्त रहें। अगर किसी को व्यक्तिगत परेशानी है, कोई मानसिक बीमारी है, तो उसके लिए तो संभवतया काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। एनर्जी रिच फूड, जिसमें कि कई तरह के नट्स होते हैं, मूंगफली, बादाम, उचित मात्रा में खाने में हेल्दी ऑयल्स और फैट्स लें। ज़्यादा घी का प्रयोग नहीं करें, बल्कि क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमें नुकसान करते हैं। कंसल्ट ए न्यूट्रिशनिस्ट,
एक आहार विशेषज्ञ से आप बातचीत करें अगर आपका वजन कम हो रहा है। जिंक, सेलेनियम इत्यादि जो चीज़ें हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर्स कहे जाते हैं, वो हमारे नॉर्थ इंडियन फूड में बाजरा जो है और साउथ इंडियन फूड में रागी जो है उसमें पर्याप्त उपलब्ध है। जिंक जो है वो और भी अन्य भोजन जैसे कि पनीर है, दाल है, राजगिरा है, इन चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हल्दी, अदरक इत्यादि जो चीज़ें हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि हमारी जीवन शैली में हमें इन सारी चीज़ों को अपनाना है, चाहे वो कोरोना होने से पहले की स्थिति हो, कोरोना की बीमारी के समय की स्थिति हो, अथवा पोस्ट कोविड पीरियड हो। इन सारी चीज़ों को हमें अपनाकर योग, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि को हमारी जीवन शैली में शामिल करके हम इस बीमारी को निश्चित रूप से हराएंगे, ऐसा हम संकल्प लें। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज हम 7 दिवसीय ऑनलाइन शिविर के अंतिम दिन विभिन्न तकनीकी माध्यमों से मिल रहे हैं। इस 7 दिवसीय योग शिविर में विश्व संवाद केंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस कारण से हम सब ठीक प्रकार से ये योग कर पाए हैं। हम सब ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ये सारा कार्यक्रम संपन्न किया है। अभ्यास और वैराग्य, ये योग के 2 सूत्र गीता में बताए गए हैं। हम सब ने 7 दिन अभ्यास किया है। इस अभ्यास को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में दिनचर्या का अंग इस अभ्यास को बनाने की आवश्यकता है। विभिन्न योग पद्धतियों के शिक्षकों ने 7 दिन तक हमको लगभग एक जैसा पाठ्यक्रम कराया है। फिर भी थोड़ी बहुत भिन्नता इन पद्धतियों में हो सकती है। हम सबको अभ्युदय और निश्रेष्ठ, इहलोक और परलोक दोनों की प्रगति करनी है, तो हमारे जीवन में नित्य अभ्यास करना पड़ेगा। तो इस अभ्यास को कैसे करना, इसके लिए हम सब क्रम एक मैं बताता हूँ, उस अनुसार तय कर लें। पद्धति हम चाहे जो हमको अच्छी लगे उसका उपयोग करें, शरीर को शुद्ध रखते हुए। और इन अभ्यासों का प्रतिदिन हमको न्यूनतम 15 मिनट से प्रारंभ करते हुए 1 घंटे तक दिन में एक बार जरूर करना चाहिए। तो फिर हमको जो अभीष्ट है, हम जो स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो प्राप्त होगा ही होगा, साथ ही हमारे जन्म जन्मांतर के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। तो प्रतिदिन जब अभ्यास करेंगे तो हम पहले सूक्ष्म व्यायाम, जिसमें गर्दन, कंधा, कमर और घुटने संचालन के और कुछ और वार्म अप करने के हम कर सकते हैं। ये करना, उसके पश्चात खड़े होकर किए जाने वाले आसन। कभी भी अपनी शरीर की शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना, सहने सहने हमको आगे बढ़ना है। उसके पश्चात हमको बैठकर किए जाने वाले आसन वो करने चाहिए। अंत में लेटकर पीठ के बल और पेट के बल किए जाने वाले आसन करने चाहिए और फिर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के पश्चात अंत में मंत्रोच्चार करना और ध्यान में बैठना। इस प्रकार की पद्धति प्रतिदिन हम हमारे जीवन में अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, राष्ट्र को सबल बनाएं और इस भारत माता को विश्व विजयी बनाएं। ये अपने इस ऑनलाइन शिविर के 7 दिवसीय समापन के इस अवसर पर मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ। ये समापन नहीं है, वास्तव में प्रारंभ है। आज से हम सब अपनी दिनचर्या में इसको इसी तरह शामिल करेंगे, जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे हम मंजन करते हैं, स्नान करते हैं, ऐसे बिना योग के हम नहीं रहेंगे। इसकी आवश्यकता है। इन 7 दिनों में जिन जिन संस्थाओं ने हमारा सहयोग किया, विशेष रूप से पतंजलि, गायत्री परिवार, श्री श्री रविशंकर जी, योगस्थली के हमारे साथी उमेश जी,
गौशाला दुर्गापुरा, ऐसी अनेक संस्थाएं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता यहाँ पर। सबने हमारा सहयोग किया, तो समाज केंद्र का बहुत बहुत धन्यवाद, क्रीड़ा भारती, आरोग्य भारती, सभी संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब अभी हमारे जो योगस्थली के साथी उमेश जी, हम सबको योग कराएंगे, दोहराएंगे और यहीं से अपना सत्र प्रारंभ करेंगे। उमेश जी को मैं मंच सौंपता हूँ, प्रारंभ करें। नमस्कार दोस्तों, और आइए अब हम सभी शुरू करते हैं आज का अभ्यास। और आज का अभ्यास हम सीधे ही खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों से शुरू करेंगे, क्योंकि और वैसे भी जब कभी भी आप अपना रोज़ का अभ्यास शुरू करें तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें, ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरह से पहले खुल जाए और शरीर में लोच आ जाए, ताकि आपके आसन आसानी से हो सके। तो अब हम सबसे पहले खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी अपने अपने मैट पर खड़े हो जाइए। खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला जो हमारा आसन है उसका नाम है ताड़ासन। सबसे पहले अपने दोनों पाँव को आप इस आसन के लिए मिला लेंगे, कमर को सीधा रखेंगे और यहीं से धीरे धीरे सांस को अंदर बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों को सामने से ऊपर की तरफ उठाएंगे हम, और जितना शरीर को खींच सकते हैं ऊपर की तरफ हम अपनी हथेलियों को सामने रखते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ तानेंगे और यहीं से सांस को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे से नीचे ले आएंगे। एक बार और लंबा गहरा सांस लेते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे सभी हम। इस आसन को आप अपने दोनों टोज के ऊपर आकर के भी सीधा ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। अब हम धीरे से दोनों हाथों को पीछे से नीचे ले आएंगे। बहुत ही धीरे धीरे आपको आसन में जाना है और बहुत ही धीरे धीरे आपको आसन से वापस आना है। बिना किसी झटके के आसनों का अभ्यास करेंगे। हमारा दूसरा खड़े होकर के किए जाने वाले आसनों का अभ्यास है अर्धकटी चक्रासन, जिसमें आप अपने दोनों पाँव को खोलेंगे और ये आसन दोनों पाँव को मिलाकर के भी किया जा सकता है। तो हम इस आसन का अभ्यास दोनों पाँव को मिलाकर के करेंगे। इसमें अपने राइट हैंड को धीरे धीरे साइड से ऊपर की तरफ में उठाएंगे हम, और सांस को छोड़ते हुए आप धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने लेफ्ट साइड में शरीर को, कमर को नीचे की तरफ झुकाते जाएंगे और अपनी हथेली को नीचे जमीन की तरफ रखेंगे और धीरे धीरे ही ऊपर की तरफ वापस आ जाएंगे। इस आसन का अभ्यास दूसरी तरफ से भी करेंगे हम। दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ यूं उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अब दूसरे हाथ की तरफ नीचे की तरफ झुक जाएंगे। यहाँ सांस सभी का सामान्य चलेगा, चेहरा बिल्कुल सामान्य, हो सके तो चेहरे पर हंसी। प्रसन्न मुद्रा में हम आसन का अभ्यास करेंगे। अब यहीं से हम नीचे बैठ करके किए जाने वाले आसनों का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी अपने अपने मैट पर नीचे की तरफ बैठ जाइए। और सबसे पहला आसन हमारा नीचे बैठ करके किए जाने वाले आसनों में सबसे पहला आसन है हमारा अर्ध ओष्ट्रासन। इसके लिए आप सभी दोनों घुटनों के बल इस तरह से ऊपर आ जाते हैं और अपने पंजों को आप अंदर की तरफ यूं घुमा देते हैं। कमर को आप बिल्कुल सीधा रखते हैं। उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को सपोर्ट के लिए कमर पे रखते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे पीछे की तरफ सांस को अंदर बढ़ते हुए मोड़ते हैं और अपनी गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ मोड़ते हैं। यहाँ क्षमता के अनुसार रोकने के बाद में धीरे धीरे वापस अपनी बॉडी को सामान्य अवस्था में ले आते हैं और वापस हम नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। नीचे बैठकर के किए जाने वाले आसनों में हमारा दूसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन। नीचे बैठकर के किए जाने वाले आसनों में हमारा
दूसरा अभ्यास है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए आप दोनों पाँव को सीधा करके यूँ बैठते हैं और लंबा गहरा सांस लेते अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाते हैं। कमर को जितना हो सके सीधा रखते हैं। पश्चिम का मतलब होता है आपकी कमर, तान का मतलब होता है उसे खींचना। तो इस आसन में हम कमर को खींचते हुए आगे की तरफ धीरे धीरे और झुकते जाते हैं। बहुत ही धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकेंगे हम और अंतिम अवस्था में अपने दोनों पाँव को पकड़ के कमर को पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए अपने घुटनों से भी आगे अपने सर को ले जाने की कोशिश करेंगे। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से पाँव को पकड़े रखते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे हम और धीरे धीरे ही बिना किसी झटके के कमर को ऊपर उठाते हुए सांस को छोड़ते हुए अब दोनों हाथों को साइड से हम नीचे की ओर ले आते हैं। तो हमारा अब ये था नीचे बैठ करके किए जाने वाले अभ्यास। अब हम जो अभ्यास करने वाले हैं वो है नीचे लेट करके, सीधे लेट करके किए जाने वाले आसन। तो इस आसन के लिए आप सभी अपने अपने मैट पर सीधे पीठ के बल लेट जाएंगे। चलिए आइए हम सभी लेटते हैं। तो हमारा सबसे पहला आसन है सेतु बंद आसन, जिसके लिए आप सभी अपने दोनों पाँव को मोड़ते हैं और दोनों घुटनों के बीच में शोल्डर जितना गैप रखेंगे। ज़्यादा हम शोल्डर्स से ज़्यादा घुटनों को नहीं खोलेंगे और अपने दोनों हाथ की हथेली को जमीन पे रखते हुए सांस को नाक से अंदर भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने शरीर को हम एक पुल की भांति, एक ब्रिज की तरह शेप देंगे। यह आसन बहुत ही अच्छा आसन कमर दर्द में और कमर की स्टिफनेस को दूर करता है, कमर की जकड़न को दूर करने वाला आसन है और इसमें जितना आप खींच सकते हैं शरीर को ऊपर की तरफ हम खींचेंगे। अब आप सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ अपनी कमर को ले आए। आप देख सकते हैं कि इस तरह से धीरे धीरे आपको आसन में जाना है और धीरे धीरे ही आसन से वापस सामान्य अवस्था में आना है। इसी क्रम में हमारा दूसरा आसन है नीचे लेट करके, सीधे लेट करके, वह है अर्ध हलासन। इसमें आप सभी अपने दोनों पाँव को बहुत ही धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाते हैं और पाँव को 90 डिग्री पर ला करके रोक लेते हैं। इस तरह से बिना पाँव को मोड़े आप कोशिश करें कमर को जमीन से लगाए रखते हुए श्वास को सामान्य रखते हुए अपने दोनों पाँव को 90 डिग्री पर सीधा रोकेंगे। क्योंकि ये हमारा अर्ध हलासन है तो हम इसमें बॉडी को, पाँव को पीछे नहीं ले जाएंगे, 90 डिग्री पर ही रोकेंगे और यहाँ पर श्वास को सामान्य रखेंगे। अब आप धीरे धीरे दोनों पाँव को नीचे ले आए। ये थे हमारे सीधे लेट करके किए जाने वाले आसन। अब हम उल्टे लेट करके किए जाने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आप सभी दोनों पाँव को सीधा रखते हुए पीठ के बल लेट जाइए और पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसनों में हमारा पहला अभ्यास है भुजंगासन, जो कि कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए आप दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास में हथेली को जमीन पे लगा लेते हैं और धीरे धीरे सांस को अंदर भरते हुए हम आधा ही कमर को ऊपर उठाते हैं जहाँ तक हमारी लेवल है। नाभि तक कमर को ऊपर उठाएंगे और सामने देखेंगे। श्वास का क्रम सामान्य चलता रहेगा और बहुत धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हम नीचे आ जाएंगे। ये था हमारा भुजंगासन। अब हम दूसरा आसन जो करने जा रहे हैं पेट के बल लेटने वाला, उसका नाम है शलभासन। इसके लिए आप अपने दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे लगा देंगे
और सांस को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को से पुश करते हुए सहारा लेते हुए अपने दोनों पाँवों को जमीन से ऊपर उठाएंगे। ध्यान रहे आपकी चिन जमीन से ऊपर ना उठे। यहाँ रुकिए और बहुत ही धीरे धीरे हम पाँव को जमीन पर रख लेंगे। इसके बाद में हम सभी अब मकरासन में ही थोड़ा शरीर को आराम देंगे। यहाँ पर शरीर को थोड़ा सा आराम दीजिए। मिनट आराम के पश्चात में हम वापस सीधे लेट जाएंगे और करवट लेकर के हम ऊपर बैठ जाएंगे। तो ये था हमारे आसनों का अभ्यास, जो कि अब हमने पूरा कर लिया है। इसी तरह से आप धीरे धीरे हर दिन रोज यही अभ्यास लगातार करते रहेंगे तो कुछ ही समय बाद आप पाएंगे कि शरीर स्फूर्तिवान, चमकदार और तेजोमय बन चुका है। तो अब हम आसनों के बाद प्राणायाम का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। जिस क्रम में हमारा पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसका अभ्यास हमने पिछले 7 दिनों से लगातार किया है। अब हम इसका अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक नाक से धीरे धीरे सांस लेते हैं। कोशिश करें 5 सेकंड सांस लेने की और उसे धीरे धीरे दूसरे नाक से 10 सेकंड तक छोड़ने की। ध्यान रहे आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। हर सांस को पेट तक उतारते हुए सांस लेंगे और डबल मात्रा में सांस को बाहर धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। आपके हार्ट के लिए, हृदय की गतिविधि को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ये प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही असरदार प्राणायाम आपके हार्ट के लिए। इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट तक हम कर सकते हैं। और अब हमारा प्राणायाम के बाद में इसी क्रम में, प्राणायाम के ही क्रम में दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, जो कि आपके मन की सभी अशुद्धियों को दूर करता है। कपाल का मतलब होता है आपका चेहरा और भाति का मतलब होता है चमक। तो अपने चेहरे पर प्राकृतिक रूप से एक तेजोमय तेज बनाए रखने के लिए इस प्राणायाम का अभ्यास हमें रोज करना चाहिए। आइए अब सभी हम इसका अभ्यास करते हैं। सांस को छोड़ते समय हम पेट को अंदर की तरफ पुश होने देंगे और थोड़ा झटके से सांस को बाहर छोड़ेंगे। और इसके अभ्यास के बाद कुछ समय तक थोड़ा सा शरीर को आराम देंगे। हम कमर को सीधा रख करके इसके असर पर ही ध्यान लगाएंगे, ताकि इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर को, आपके मन को, विचारों को, मस्तिष्क तक पहुंच सके।
एक प्राणायाम के बाद में दूसरा प्राणायाम के लिए आप कुछ समय का गैप जरूर दें शरीर को। प्राणायाम के ही क्रम में हमारा जो तीसरा प्राणायाम है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका जैसे कि नाम से ही पता चलता है धौंकनी। इसमें शरीर को, अपने पेट को धौंकनी की तरह हम फुलाते हैं और पूरा सांस बाहर छोड़ते हैं। सांस लेते समय पेट पूरा फुलाएंगे हम और समान मात्रा में सांस को छोड़ेंगे। चलिए आइए इसका अभ्यास शुरू करते हैं हम। इस प्राणायाम का अभ्यास करते समय इस बात का ध्यान दें, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है इसका अभ्यास ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, ज़्यादा समय तक नहीं करेंगे। और हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका अभ्यास आप किसी योग के प्रशिक्षक की देखरेख में ही इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास जारी रखेंगे सभी हम। भस्त्रिका प्राणायाम आपके पूरे शरीर की जितने भी नर्वस सिस्टम है आपका पूरा वो एक्टिवेट करता है प्राणायाम, और हार्ट के फंक्शन को थोड़ा फास्ट करता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करता है पूरी बॉडी में और पूरे ब्लड को प्योरीफाई करता है। इस अभ्यास के बाद में हम थोड़ा सा आराम देंगे शरीर को, अपनी सांसों को, ताकि सांस वापस सामान्य हो जाए। प्राणायाम के ही क्रम में हमारा चौथा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि ये इसके नाम से ही जैसा पता चलता है भ्रामरी की गुंजन करते हुए हम पूरे सांस को छोड़ते हैं, ताकि आपका जो मस्तिष्क है वो वाइब्रेट होता है। मस्तिष्क में जो तरंगे पैदा होती हैं, वाइब्रेट होता है, इससे आपके मस्तिष्क का मसाज होता है, तो आपको स्ट्रेस फ्री लगता है और आपके हृदय की गतिविधि को भी सुचारू रूप से कार्य कराने के लिए मदद करता है। तो आइए अब हम इस समय इसका अभ्यास करते हैं जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आप सभी दोनों कानों को अंगूठों से बंद करते हैं और अपने दोनों हाथों की उंगलियों से आंखों को बंद कर देते हैं। तो न तो आप बाहर का देख रहे हैं इस समय और न ही बाहर का सुन रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान आप जो आवाज़ निकालेंगे उसी पर अपने आप ही चला जाता है। तो हम पूरा सांस लेंगे और 3 बार इसका अभ्यास हम कम से कम एक बार में करते हैं। आइए सभी इसका अभ्यास शुरू करेंगे हम। कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और लंबा सा गहरा सांस लेंगे हम नाक से और नाक से छोड़ेंगे। मुंह को इस प्राणायाम में हमेशा हम बंद ही रखेंगे। कमर को सीधा रखते हुए लंबा सांस लीजिए। बाद में आप कुछ समय तक आंखों को बंद ही रखेंगे और जो वाइब्रेशन आपने क्रिएट करे हैं आपके मस्तिष्क में, उन वाइब्रेशन को फील करेंगे, उसके असर को महसूस करेंगे और जो आपने आवाज़ निकाली थी भ्रामरी की गुंजन की, उसकी इको साउंड को हम वापस सुनेंगे, ताकि इस प्राणायाम का असर ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर को, मस्तिष्क को हो सके। ये था हमारा प्राणायाम का अभ्यास और अब हम कक्षा की समाप्ति की तरफ हैं। तो हम अब कक्षा को समाप्त करने से पहले जो प्रणव जप है उसका उच्चारण 3 बार हम करेंगे।
तो आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बैठ जाइए, कमर को सीधा रखते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए, मन को शांत रखते हुए। और अब हम सभी लंबा गहरा सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। आइए, लंबा गहरा सांस लीजिए। मन को शांत और ऊर्जा से भर देने वाले इस प्रणव जप के उच्चारण के बाद में दोस्तों, अब हम सभी शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे और अपनी कक्षा को समाप्त करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इस आशा के साथ में कि आप सभी जीवन पर्यंत ये अभ्यास जारी रखेंगे, आपके मंगल कामना के साथ में इस कक्षा का हम समापन करते हैं। धन्यवाद। योग श्रेष्ठ जीवन का आधार। श्रेष्ठ गुरुओं से हमने जाना आसन प्राणायाम की श्रेष्ठ स्थितियों को। विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से स्वस्थ जीवन कैसे जिए, इस पर हमारी स्पष्टता बढ़ी है। इसी कड़ी में आज हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी के चिर परिचित माननीय भैया जी ने अपनी व्यस्तता में से अमूल्य समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन करना स्वीकार किया है। माननीय भैया जी जोशी ने 2009 से 2021 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह के जैसे गुरुतर दायित्व का निर्वहन किया है। आप सभी की जानकारी के लिए सरकार्यवाह संघ में संवैधानिक सर्वोच्च दायित्व है। संघ के सेवा कार्यों से हम सभी भली भांति परिचित ही हैं। आपने पूर्व में अखिल भारतीय सेवा प्रमुख का भी दायित्व निर्वहन किया है। नर सेवा नारायण सेवा के श्रेष्ठ विचार के साथ संघ समाज के साथ सेवा कार्यों में संलग्न है। आपके मार्गदर्शन में सेवा कार्यों का व्याप सर्वदूर हुआ है। भारतीय स्वास्थ्य चिंतन पर भी आपके मार्गदर्शन में अनेकों कार्य प्रारंभ हुए हैं। आपने देश विदेश की अनेकों यात्राएं की हैं। आपकी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में आपने योग को अपने आग्रह का विषय रखा है। आज हम सभी आपके पाथेय से लाभान्वित होंगे। मैं भैया जी से निवेदन करता हूं कि अपना पाथेय प्रदान करने की कृपा करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांत के द्वारा आयोजित योग वर्ग का आज समापन होने जा रहा है। आज के इस वर्तमान कालखंड में जिस प्रकार की कठिनाइयों से केवल भारत ही नहीं तो सारा विश्व उस संकट से गुजर रहा है,
स्थान स्थान पर इस संकट से मुक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास आज हो रहे हैं, लेकिन इन सब प्रयासों की मर्यादाओं को हम समझते हैं। भारत के मनुष्यों ने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के चिंतन और प्रयोग करते हुए एक अष्टांग योग इस पद्धति का विकास किया। यह रोगग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिकित्सा अथवा उपचार पद्धति के रूप में नहीं है, तो मनुष्य जीवन भर स्वस्थ रहे, सभी प्रकार का विकसित होते हुए और एक आनंद सुख का अनुभव व्यक्ति ले, इस प्रकार की जीवन शैली और भारत के मनुष्यों ने हम सबके सामने रखी। और भारत का समाज, इस देश में रहने वाला सामान्य से सामान्य व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े महान व्यक्तियों तक, जिन्होंने इस सिद्धांत को, इस पद्धति को समझकर अपने जीवन में आचरण का अंग बनाया, वह निश्चित रूप से जीवन के अंत तक प्रसन्न रहे, सुखी रहे, यही हमारा इतिहास बताता है। और इस दृष्टि से हमने इस योग विषय की तरफ देखना चाहिए। मनुष्य का जब विकास होता है तो पंचकोशात्मक विकास की दृष्टि भारत में रखी गई। उसका प्राथमिक स्तर यह पंच महाभूतों से निर्मित शरीर है। शरीर यह रोग मुक्त रहे, स्वस्थ रहे, सब प्रकार की प्रतिकूलता में अपने आप को सुरक्षित रखे, इसलिए इस पंच महाभूतों के द्वारा प्राप्त शरीर को ठीक रखने के लिए व्यायाम, आसन इत्यादि का मार्ग बताया गया है। लेकिन यह शरीर केवल स्वस्थ रहे इतना पर्याप्त नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य के इस पंच महाभूतों का संचालन शरीर की जो आंतरिक रचना है, जो नाड़ी संस्थान है, उसका भी और ठीक से संचालन होना, इसकी आवश्यकता रहती है। और इसलिए आसन यह शरीर को ठीक रखने के लिए है, लेकिन ये जो प्राण संचार की अंदर की रचना है, उसको ठीक रखने के लिए शरीर के द्वारा बाह्य शरीर से होने वाले आसन पर्याप्त नहीं, तो यह सारा प्राणवायु का, प्राण का संचालन भी ठीक रहे, इसलिए योग विषय की तरफ ध्यान दिया गया। प्राणायाम, नित्य नियम, श्वासोश्वास से जुड़े हुए सब प्रकार के व्यायाम, यह व्यक्ति के इस नाड़ी संस्थान को और ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए आसन, प्राणायाम यह जुड़कर जब होता है तब शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। उसके आगे यहाँ पर पंचकोशात्मक विकास में मन की बात कही गई, ज्ञान की बात कही गई, आत्मा की बात कही गई। यह व्यक्ति अपने साधना के मार्ग पर चलते हुए अंतिम सीढ़ी तक पहुंच पाता है। प्रारंभ इसका स्वस्थ शरीर से है। प्रारंभ स्वस्थ प्राण संचालन करने वाला नाड़ी संस्थान ठीक रहे, इस पर ही आगे का भविष्य व्यक्ति का निर्भर करता है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत के मनुष्यों ने जो योग का विषय हम सबके सामने एक प्रसाद के रूप में दिया, उसका ग्रहण करते हुए अपने नित्य जीवन में इसको स्थान मिलना चाहिए। और इसलिए इस वर्ग में आप आए, वर्ग में कुछ आसन हम लोगों ने सीखे हैं। यह आसन पंच महाभूतों के शरीर को ठीक रखने के लिए आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है, लेकिन उसके साथ साथ यह नाड़ी संस्थान, प्राण संचार की व्यवस्था भी ठीक रहे, इस नाते भी कुछ बातें आपको यहाँ पर
सिखाई गई होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि यह नित्य अपने जीवन का हम अंग बनाएं, अपनी नित्य दिनचर्या में इसको महत्वपूर्ण स्थान दें। सब प्रकार के प्रतिकूलताओं में भी इसके प्रति हम प्रतिबद्ध रहे। इसी से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। आप सबको मेरी शुभकामनाएं।